हम सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स की लाइफ देखेंगे, पूरी की पूरी इनकी जिंदगी देखेंगे मरणोपरांत तक। ठीक है, काफी एडवेंचरस लाइफ रही है और भैया बहुतों के लिए तो ये बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन पढ़ते हुए बिताया, यूरोप में ट्रैवल करते रहे और अल्टीमेटली वो इंग्लैंड में सेटल हुए, जहां पे उनकी डेथ भी हुई। क्योंकि भैया जर्मनी में मोनार्की के खिलाफ ये तो सीधा खड़े हो गए थे, इनके तो पॉलिटिकल थॉट्स ने सबको हिला के रख दिया था, तो बैन कर दिया था इनको कि भैया हटो यहां से, तुम जाओ यहां से। जर्मनी में पैदा हुए थे ना, तो जर्मन सरकार तो इनके पीछे पड़ गई थी कि हम नहीं रहने देंगे तुमको। तो उसके बाद ये फिर इंग्लैंड में गए और इन्होंने फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाई। कम्युनिज्म की बात दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। पार्ट 2 में हम बेसिकली, इस पार्ट में तो हम इनकी लाइफ देखेंगे, लेकिन पार्ट 2 में फिलॉसफीज, कम्युनिज्म और थॉट्स, इन सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिलोसोफर शुरू से ही बनना चाहते थे और बने भी, पीएचडी कर ली थी ना, तो डॉक्टर कार्ल मार्क्स। उसके बाद कम्युनिज्म, सबसे ज्यादा बहुत लोग बोलते हैं कि ये यूटोपियन है, मतलब ये तो ऐसा है कि कभी हो ही नहीं सकता। ये बात सच है दोस्तों कि कम्युनिज्म बात तो बहुत बढ़िया करता है, अगर आप उसकी फिलॉसफी को देखें, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को देखें, तो बात तो वो बहुत बढ़िया करता है, लेकिन अभी तक कम्युनिज्म जो कहता है वो हो नहीं पाया है। जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं, कोई भी हो, चाहे चीन हो, चाहे सोवियत हो, जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं खून से रंगे हुए हैं। ठीक है, ब्रूटल डिक्टेटर, चाहे माओ जेडोंग हो, चाहे स्टालिन हो, वो सब उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं और ये बिल्कुल किसी से बात छुपी नहीं है, ये सब कुछ उनके सामने है। और मैं पूरा माओ जेडोंग के पे लेक्चर और स्टालिन पे भी लेक्चर मैंने पूरा बनाया है, मैंने उसमें भी बताया था आपको। तो ये चीजें देखेंगे और अल्टीमेटली थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, थॉट्स पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो मैं अभी समझाऊंगा, खाली एक आपको ब्रीफ दूंगा, वो अगले पार्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसको एलैबोरेट करूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म, दाढ़ी वाले बाबा आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 को हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ट्रायर टाउन था, वहां पे हुआ था। अब ये अच्छी खासी वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। उस समय प्रूशिया में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, पूरी मोनार्की फैली हुई थी, राजा रूल करते थे। ठीक है, तो खैर उस पर अभी मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जैसा कि मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स पे ही मैं अपना लेक्चर जो है वो फोकस करूंगा, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं, पहले के लेक्चर्स जो मैंने रशियन रेवोल्यूशन पे बताया, उस पर आप देख सकते हो, उस पर मैंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया है। लेकिन फिलहाल मेरा जो लेक्चर है वो कार्ल मार्क्स पे ही फोकस रहेगा। तो इनका परिवार काफी वेल्दी फैमिली से था। इनके पिताजी तो जो खुद भी बहुत सेक्युलर थे भैया, वो भी एनलाइटनमेंट हो जाए वो सबसे बढ़िया है, यही एडवोकेट करते थे शुरू से ही। इनके पिताजी भी, उनको एजुकेशन मिली थी, सेक्युलर एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज थी। दूसरी चीज, जूइश थे, जुडाइज्म में वो बहुत ही पहले कन्वर्ट हो गए थे। और इनकी माताजी भी। तो भैया इनकी जो फैमिली थे, इनके पिताजी वैसे लॉयर थे, इनकी जो फैमिली थी वो काफी वेल्दी फैमिली थी, अच्छे खासे परिवार से ये ताल्लुक रखते थे। और आप सोचिए कि अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी फैमिली होती है और कोई एक बच्चे का जन्म होता है, तो हम कहते हैं ना कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, कि उसको हर फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन उसके बाद इन सारी फैसिलिटीज से एकदम डिविएट होके सोशलिज्म के बारे में बताना, सोसाइटी के बारे में बताना, लोगों के लिए सोचना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा नीचे हैं। कमाल की बात है, कार्ल मार्क्स ने एग्जैक्टली यही किया। इन्होंने सब कुछ नकार दिया। खैर अभी मैं थॉट्स पे नहीं जाऊंगा, अभी फिलहाल हम इनकी जिंदगी देखते हैं। तो ये चीज है। तो कार्ल मार्क्स के वैसे तो इनके जीवन के बारे में हमको जो चाइल्डहुड है वो ज्यादा हमको नहीं पता है, लेकिन 9 बच्चों में से सबसे बड़े थे ये। ठीक है, तो ये चीज है। अब कार्ल मार्क्स, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है, इनकी लाइफ आगे बढ़ती है और इनके पिताजी जो है, अपने पिताजी से बहुत ज्यादा अटैच थे। शुरू में कार्ल मार्क्स को जो ट्यूशंस दी थी वो इनके पिताजी ने ही दी थी, तो इसीलिए अपने पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज थे। पिताजी भैया पहले गुरु थे, है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक बाप बेटे का रिलेशन थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं था। बहुत दुख हुआ था जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन शुरू में यंग मार्क्स को इनके पिताजी ने ही पढ़ाया और उसके बाद ट्रायर हाई स्कूल, जो कि छोटा सा ही, मतलब उस टाउन में ही एक छोटा सा स्कूल था, इनके पिताजी के दोस्त का स्कूल था, वहां पे भर्ती कराया। भैया उस स्कूल में कई बार रेड्स होती थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि इस स्कूल में, ट्रायर हाई स्कूल में, लिबरल आइडियाज जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब लिबरल आइडियाज भैया उस समय एब्सोल्यूट मोनार्की,
अगर इस तरीके के आइडियाज आप देंगे किसी को तो क्या होगा? रेवोल्यूशन। आपको पता है कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी बात क्या है? उन्होंने ये नहीं बताया कि रेवोल्यूशन कर दो या हथियार उठा लो। उन्होंने बोला है कि रेवोल्यूशन कोई नहीं कर सकता, ये एक एक इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है। मतलब ये रातों रात नहीं आएगा, जब हद पार हो जाएगी, स्पार्क जो चाहिए ना, तब अपने आप सोसाइटी चेंज होगी और उसको लोग ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हथियार उठा के चलिए। अच्छा, उस पर फिलहाल अभी हम बात करेंगे। तो ये चीज है। तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे लिबरल आइडियाज को प्रोपोगेट किया जाता था, ऐसा इल्जाम लगा और ऐसा सच भी था। ठीक है, तो भैया ये तो सेडिशन एक्ट के अंदर आ गया। वहां पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी भैया, जो राजा थे, उन्होंने तो बोला कि बिल्कुल ये बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। तो एक बार 1832 में उस स्कूल पे रेड भी होती है। ठीक है, कि क्या वाकई तो ऐसा नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर टीचर कुछ लिबरल आइडियाज या कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं कल को उठ खड़े होंगे सरकार के खिलाफ, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। खैर, बहुत ही कम उम्र में कार्ल मार्क्स ने इस तरह के आइडियाज को डेवलप कर लिया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों, है ना? कहते हैं ना कि जब हद से ज्यादा कोई चीज पार हो जाती है तो उसके बाद फिर ज्वाला ही फटता है। तो वो देखेंगे हम। तो ये चीज है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिताजी चाहते थे कि ये लॉयर बने, लेकिन कार्ल मार्क्स चाहते थे कि वो फिलॉसफी पढ़ें। ठीक है, लेकिन इनके पिताजी की उन्होंने बात मानी। पहले तो उन्होंने लॉ पढ़ी, उसके बाद उन्होंने फिलॉसफी में भी पीएचडी हासिल की। ठीक है, इनकी थीसिस भी बहुत ही कमाल की थी। बहुत सारे हिस्टोरिक फिगर्स के बारे में भी नाम आएगा, काफी हिस्टोरिक फिगर्स का। ठीक है, स्कूल में भी वो थोड़ा बहुत सर्टेन डिस्प्यूट्स थे, लेकिन चलिए उसको सॉल्व कर लिया गया। कार्ल मार्क्स पे होते ही है, वो हर किसी की लाइफ में ये आता है। उसके बाद आपको एक और चीज बताता हूं कि कार्ल मार्क्स हमेशा ऐसे ग्रुप से जुड़ जाते थे जो कि सोशलिस्ट होते थे, बिल्कुल लिबरल आइडियाज होते थे, जो कि इन सारे कैपिटलिज्म पे तगड़ा वार करते थे। ग्रुप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल जो कि टारगेट करते थे कैपिटलिज्म बुर्जुआ क्लास को, उनसे हमेशा जुड़ जाते थे। ठीक है, तो शुरू से ही 18 साल की उम्र से ही उनकी ये आदत बनी रही। और एक बार तो इन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी भैया, और उसके बाद उसको मर्ज करके कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। वो खैर हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, बहुत कुछ देखेंगे हम। आई एम रियली सॉरी, अब इस वर्ड का मैं यूज नहीं करूंगा। तो ये चीज है। अब उसके बाद दोस्तों ऐसा है कि इनकी शादी भी हुई। इनकी शादी जो हुई थी वो भी अच्छी खासी, जो इनकी बीवी थी, ठीक है, जेनी वॉन वेस्टफैलन भैया, जिन्होंने फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या कहते हैं कि उसको भी फाउंड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जेनी वॉन वेस्टफैलन जो कि बहुत ही अमीर थी, उनसे इनकी शादी हुई थी। कार्ल मार्क्स की जेनी वॉन वेस्टफैलन से शादी हुई थी। अब ऐसा था, ये बचपन से जानती थी कार्ल मार्क्स को, और ये कार्ल मार्क्स से ही प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन जेनी की जो है एंगेजमेंट तय हो गई थी एक बहुत ही अमीर लड़के से, लेकिन कार्ल मार्क्स के चक्कर में उन्होंने बोला मुझे किसी से नहीं करनी। क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा। आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं कि आजकल के जमाने में तो लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भैया, प्यार को देते ही नहीं है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग ही चीज है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ के कार्ल मार्क्स से उन्होंने बोला कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। और एंगेजमेंट इनकी 1836 में हुई और शादी जो है 1843 में हुई। और 1836 में ही दोस्तों कार्ल मार्क्स ने अपनी लॉ की डिग्री भी ले ली। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जर्मनी रहते, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में मैं बता दूं, जो कि जर्मनी में ही है, वहीं पे इनकी इनिशियल जो पढ़ाई है वो हुई। और 1836 में एक बहुत बड़ी चीज होती है यहां पे दोस्तों, एक जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया जब कार्ल मार्क्स ने GWF हीगल को पढ़ना शुरू किया, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, आइडियलिज्म मटेरियलिज्म की बात करते थे। और बाद में हीगल, GWF हीगल से ही निकला कार्ल मार्क्स का डायलेक्ट मटेरियलिज्म। ठीक है, डायलेक्ट आइडियलिज्म, खैर उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो GWF हीगल से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे, हीगलिज्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर दिया था। वो जो डॉक्टर्स ग्रुप था ना, डॉक्टर्स क्लब, वो वही ग्रुप था जो हीगल के आइडियाज को डिस्कस करता था। ये सब रेडिकल थिंकर्स थे। रेडिकल थिंकर्स इनको बोला जाने लगा। दोस्तों ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े बहुत हो सकता है कि किसी को ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन मैं समझाता रहूंगा। ठीक है,
रेडिकल थिंकिंग भैया वो आइडिया जिससे सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो जाए। ये जो मोनार्की चल रही है ये नहीं, सोसाइटी को बढ़ाने वाले आइडियाज, लोगों के बारे में सोचने वाला, ठीक है, बिल्कुल लिबरल जो थिंकिंग होती है ना, लिबरल समझते हैं ना, बिल्कुल फ्री माइंड, एक ऐसा आउटलुक, ना एक्सट्रीम लेफ्ट ना एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल सेंटर में आप खड़े हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं लिबरल का दूं कि जैसे मान लीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, भारत में इंटरकास्ट मैरिज बहुत ही मुश्किल होती है, कई ऑनर किलिंग तक हो जाती हैं। अगर आप एक लिबरल हैं, आप बिल्कुल भी इसको नहीं रोकेंगे, अरे होने दो यार, इससे सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके के आइडियाज रखते थे कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म बात करेंगे हम उसकी। तो ये चीज है। इसी दौरान इनके एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बने दोस्तों, उनका नाम था ब्रूनो बोर। तो ये उनके इनिशियल फ्रेंड थे। हालांकि दोस्तों इनके बाद में जो सबसे घनिष्ठ मित्र बने फ्रेडरिक एंगल्स, एक और बहुत बड़े फिलोसोफर, जिन्होंने कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने दोनों ने मिलकर इतिहास रचा है। दोनों ने मिलकर बहुत रिसर्च की और अपनी फिलॉसफीज दी, बुक्स लिखी। देखिए उस समय ना कोई टेलीविजन, ना कोई ऐसा प्रिंट, मतलब कोई ऐसा मतलब ब्रॉडकास्टिंग मीडिया नहीं था, किससे आप लोगों के विचारों को, लोगों की चेतनाओं को जगाएंगे अपनी राइटिंग से, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी बुक्स लिखते थे भाई। भारत में भी जितने भी मूवमेंट्स हैं वो पैम्फलेट्स बढ़ते थे ना, इसमें नेशनलिज्म की भावना होती थी। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने भी किया। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स बहुत ही अच्छे दोस्त बने, लेकिन इनके जो पहले बहुत, जिनसे बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप रही, वो थे ब्रूनो। बाद में खैर उनसे डिविएट हो गए। तो ये चीज थी। और भैया यहीं से ही डायइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, जैसा कि मैंने बताया ना कि GWF हीगल, उनसे डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म उन्होंने लिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें से हीगल से बहुत ज्यादा ये। देखिए जो GWF हीगल थे, जब कार्ल मार्क्स ने इनको पढ़ना शुरू किया, हीगल कौन, अभी मैंने जस्ट बताया था ना, जर्मन फिलोसोफर जिनकी फिलोसफी ने तहलका मचा दिया था, तो वो मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म पे बेस्ड थी, ठीक है। अब ये क्या है मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म? देखिए आइडियलिज्म मतलब होता है कि माइंड और कॉन्शियसनेस, आपका दिमाग और चेतना, ये प्राइमरी है। आइडियल मतलब आइडियल स्टेट, सर्वोच्च, अपने माइंड और अपनी चेतना को आप यूज करके सब कुछ कर सकते हैं। मटेरियलिज्म मतलब मैटर, ठीक है, सब, ये हर चीज यहां पे इंटरैक्शन है, मटेरियल से मटेरियल इंटरैक्ट कर रहा है, जो हेल्प कर रही है हमको अल्टीमेटली। लेकिन यहां पे डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म से निकला डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स पे बेस्ड है। और कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया कहां से लिया? हीगल से, ठीक है। डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म क्या बोलता है कि नहीं, ना ही मटेरियलिज्म ना ही आइडियलिज्म, हमको प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा जाना चाहिए। जो रियल कंडीशन है भैया, कैपिटल, लेबर, इस समय जो दिक्कतें हैं लोगों की, उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म आगे जाके, मतलब इन्होंने ये व्यू दिया, ठीक है, ये थॉट था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी डॉक्टोरल थीसिस भी पूरी की। डॉक्टोरल थीसिस का नाम पता है क्या? डॉक्टोरल थीसिस का नाम था डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलोसफी। अरे बाप रे, डेमोक्रेटियन एपिक्यूर, ये डेमोक्रेटस और एपिक्यूरस ये दोनों ही फिलोसोफर थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे फिलोसोफर का नाम सुनेंगे, कोशिश करूंगा कि मैं सब पे वीडियो लेके आऊं। मुझे भी दोस्तों फिलोसफी पढ़ने का बहुत शौक है, हालांकि मैंने कोई ऐसी डिग्री नहीं ली है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं, ठीक है। अलग अलग विचार जब आप पढ़ेंगे ना, तभी तो आप एक इंटेलेक्चुअल बनेंगे ना, पता लगता है कि किसमें क्या खामियां हैं और किसमें क्या खूबियां हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ जेना ने इनको PhD अवार्ड की 1841 में। और आपको बता दूं कार्ल मार्क्स एथीस्ट थे, ठीक है। ये तो शायद आपके हर कम्युनिस्ट जो है वो अपने आप को एथीस्ट ही बोलता है, नास्तिक, किसी भगवान में नहीं मानता। वैसे मैं तो भगवान में बहुत मानता हूं, ठीक है। तो मैं तो खैर क्या बताऊं अब। तो यहां पे कार्ल मार्क्स जो है वो पूरे एथीस्ट थे, ठीक है, वो भगवान में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे वो कोलोन की तरफ चले गए, ठीक है। 1842 में कोलोन शिफ्ट हो गए वो, और वहां पे उनका जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट होता है। 1842 में उन्होंने एक रेडिकल न्यूज़पेपर है, कैसा न्यूज़पेपर, जो रेडिकल आइडियाज, जो लिबरल आइडियाज को छापता था, और भैया जो सरकार के खिलाफ एक समय पे काम करने लगा था, वो इन्होंने ज्वाइन किया, और इसका नाम था राइनलैंड न्यूज। और इसमें फिर सोशलिज्म पे इन्होंने व्यूज दिए अपने,
और यहीं पे ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसके बाद फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी को इन्होंने ऐसा पकड़ा कि कभी छोड़ा ही नहीं। दोबारा ये 1843 में एक और न्यूज़पेपर के ये को एडिटर बने, ठीक है, और उसके बाद फिर पेरिस चले गए, फ्रांस चले गए। दोस्तों ये पूरा घूमते रहे हैं और इनकी राइटिंग्स को देखते हुए सबने बैन कर दिया था। अब दोस्तों यहां पे यूरोप में कुछ अजीब सा हो रहा है। यूरोप में रेवोल्यूशन का फेज चालू हो गया है। मैंने बताया ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वो हालत कर दी थी। दोस्तों ऐसा क्या था कि आपने एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो उसमें तो सब कुछ खोल के रख दिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो हालत खराब कर दी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया था कि कुछ लोगों के पास सारा धन इकट्ठा हो गया था और इनको कैपिटलिस्ट क्लास बोला जाता था। वो क्लास बुर्जुआ, वो क्लास जिनके पास बहुत पैसा है। फर्ज के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। होता क्या था कि मान लीजिए कि किसी की कोयले की खदान है, वो बहुत अमीर है। अब क्या है कि एक जो वर्कर है, जो कोयला वहां पे खदान में काम करेगा, उसने ढेर सारा कोयला खोद के दिया मालिक को। एक एग्जांपल है, उस मालिक ने उसको 5 रुपए 10 रुपए दिए। रुपए में बता रहा हूं, मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है। करेंसी दी उसको, ठीक है, उसके लेबर के बदले, मतलब वेज दिया उसे, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहां पे दोस्तों कि उस इतने कम पैसे लेके वो वर्कर तो चला गया। अब मार्केट में अगर मान लीजिए कि वही कोयले की चीज वो खरीदेगा तो उसको 10 गुना दाम देने पड़ेंगे। यही तो है कैपिटलिज्म। मतलब जो इंसान, जो मिडिल क्लास मेहनत कर करके कमाता है, बाजार में उसे वो 10 गुना ज्यादा दामों पे खरीदना पड़ता है। यही है कैपिटलिज्म। तो इस पे मार्क्स ने टारगेट किया और इसी के चक्कर में ये पूरा रेवोल्यूशन आने लगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कुछ लोगों को तो बहुत अमीर कर दिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए मशीन चाहिए थी। ये मशीन्स कॉमन लोगों के पास नहीं थी, ये बड़े बड़े लोगों के पास थी और उन्हीं मशीन के बदौलत पे वो खूब लोगों को हायर करते थे और उनका भयंकर एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो ये था। और फिर उसके बाद फिर लोग अल्टीमेटली उठ खड़े हुए, ठीक है। और कार्ल मार्क्स तो एक कैटलिस्ट की तरह साबित हुए। हालांकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद ये जो आइडियाज थे ये फैलने शुरू हो गए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये एक टर्म ये अलग में ही बहुत बड़े टॉपिक्स है, अलग में ही ये बहुत लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे। इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ देता चल रहा हूं। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज। आप फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट करिए या फेसबुक पे मेरे क्वेरीज पूछे, मैं आपको सब अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस पेपर के लिए काम करते थे और इस पेपर के लिए मार्क्स ने 2 एसेज लिखे, ठीक है, 2 एसेज लिखे। एक तो था हीगल्स फिलॉसफी पे ही। हीगल्स फिलॉसफी ने काफी कमाल का रोल प्ले किया, मैं बता चुका हूं, अब इस पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और दूसरा जूइश पे था, मुझे एग्जैक्ट टाइटल तो याद नहीं है, ठीक है। एक तो हीगल्स पे था और एक जूइश पे था। जूइश के बारे में जो बोला था, इसमें इन्होंने एक चीज लिख दी थी, प्रोलेटेरिएट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फोर्स। भैया जो सर्वहारा है ना, प्रोलेटेरिएट होते कौन है? हम लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, जो किसी इकोनॉमी को, सबसे बड़ा हम ही लोगों का तो काम होता है ना, ठीक है। अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो कोई इकोनॉमी कैसे चलेगी, ठीक है। लेकिन एक दिन जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो जाएगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, ये बहुत दिनों बाद होगा, लेकिन एक दिन होगा जरूर ये, तब ये रेवोल्यूशन के रूप में सामने आएगा। कहीं पे हिंसा होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही तो हुआ था ना, जब हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया था तो सबका गुस्सा फट पड़ा था और पूरी मोनार्की को ध्वस्त कर दिया गया था। यही चीज हुई थी। फिलहाल 1844 में कार्ल मार्क्स के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो जर्मन सोशलिस्ट फ्रेडरिक एंगल्स से मिलते हैं और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इनकी ये होने वाली है। हर जगह जाते थे एंगल्स के साथ, इंग्लैंड गए वहां पे, और इंग्लैंड में भी जब गए थे कार्ल मार्क्स एंगल्स के साथ, वहां पे भी जो चार्टर्स थे, ठीक है, उनसे मिलने गए थे। आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जहां पे भी जाते थे, अगर उनको कहीं पे कोई लाइब्रेरी दिख जाती थी, वो वहीं पे ही रहते थे, पढ़ते रहते थे दिन रात। भैया 30 साल बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ना मजाक नहीं है ये। 30 साल तक बैठ के ये पढ़ते ही रहे थे। पूरी लाइब्रेरी खुद में ही हो गए थे कार्ल मार्क्स, तभी तो उन्होंने इतनी ज्यादा फिलॉसफीज निकाल दी, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर इनके जो ब्रूनो बॉर, जो दूसरे फ्रेंड थे, वो इनसे दूर होते गए और उसके बाद में तो इन्होंने क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया था। बहरहाल अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि इंग्लैंड, यूरोप में वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी 1844 में, ठीक है। और यहां पे बोल ही दिया था कार्ल मार्क्स ने कि द सोशल क्लास विल बी एजेंट, ठीक है,
रेवोल्यूशन के सोशल क्लासी एजेंट होंगे। जब ये उठ खड़े होंगे तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये बेसिकली आउटलाइन थी आगे आने वाली इनकी बुक, बहुत जबरदस्त बुक, दास कैपिटल। भैया जो कैपिटलिज्म कार्ल मार्क्स ने बताया था 3 आइडिया पे बेस्ड है, ये बता देता हूं, ठीक है। 3 आइडिया पे बेस्ड है। सबसे पहले तो हीगल के डायइलेक्टिक्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच यूटोपियन सोशलिज्म और उसके बाद इंग्लिश इकोनॉमिक्स। मुझे पता है ये एकदम बाउंसर था, बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम जब थॉट्स की बात करेंगे तो सब पे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। इन शॉर्ट कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल कोर तक जाके कैपिटलिज्म को समझा था और ये बाद में आउटलाइन भी बना। जितनी भी बुक्स इन्होंने पब्लिश की, ये सारे इवेंट जो हो रहे थे कार्ल मार्क्स की जिंदगी में, ये सब इन्होंने अपने किताब में निचोड़ करके, किताब में मतलब जो कंक्लूसिव है, ठीक है, जो कंक्लूजन उन्होंने बनाया, ये इन्होंने अपनी किताब में उतार दिया। और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि इस मेथड से आप उठ खड़े हो सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है। हालांकि कार्ल मार्क्स ने मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। मटेरियलिज्म बताया था ना कि मैटर इज द फंडामेंटल सब्सटेंस, ऑल थिंग्स आर ऑफ मटेरियल इंटरैक्शन। भैया मैटर है, मैटर। और उसके बाद आइडियलिज्म तो कॉन्शियसनेस और माइंड से डील कर रहा था, लेकिन कार्ल मार्क्स भैया बोलते थे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, रियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो हो रहा है, जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमको वो चीज देखनी है, उस पर टारगेट करना है। ये सब बात की बात है। तो ये चीज है। अब उसके बाद दोस्तों कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे और भी एग्जाइल्ड सोशलिस्ट से कोलैबोरेट किया। देखिए दोस्तों ऐसा हुआ था कि जब इन्होंने ये पेपर ज्वाइन किया था, ठीक है, ये वाला पेपर, ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये लिबरल आइडियाज जो है वो पब्लिश करता था, इसमें कार्ल मार्क्स के भी व्यूज रहते थे। तो सरकार ने बैन कर दिया था, बोला कि ये सब नहीं चलेगा, निकलो यहां से, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को भगा दिया था, ठीक है। कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम निकलो यहां से। तो उसके बाद कार्ल मार्क्स फिर वहां पे फ्रांस से ब्रुसेल्स शिफ्ट हुए वो, ठीक है। फ्रांस से वो गए ब्रुसेल्स, क्योंकि ना यहां पे फ्रांस में रह सकते थे ना जर्मनी में रह सकते थे, क्योंकि सरकार का सख्त आदेश था कि दोनों जगह बेटा हटो यहां से। उसके बाद ये ब्रुसेल्स में रहने लगे और वहां पे भी इन्होंने अपनी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई। और वहां पे जितने इंटेलेक्चुअल्स थे जो सोशलिज्म की बात करते थे, उनके साथ इन्होंने और कोलैबोरेशन, और अच्छे से कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो वहां पे अब एक क्या कहते हैं कि ग्रुप सा बन गया था। और साथ में इनके भैया जिगरी दोस्त लंगोटिया यार फ्रेडरिक एंगल्स भी इनके साथ थे। ब्रुसेल्स में वहां से आ गए थे वो, ठीक है। वो जर्मनी से ब्रुसेल्स आ गए थे, ठीक है, ताकि वो कार्ल मार्क्स के साथ रह सके, उनके साथ जो उनके आइडियाज है वो साझा कर सके। उसके बाद दोस्तों मिड जुलाई 1845 में मार्क्स और एंगल्स जाते हैं इंग्लैंड में। वहां पे चार्टिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। देखिए ऐसा है कि 1838 से लेकर 1857 तक ये एक तरीके से रिफॉर्मर मूवमेंट चला था। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी कि मोनार्की को पूरी तरीके से बदल के एक नया स्ट्रक्चर लाया जाए ब्रिटेन में, क्योंकि यहां पे हम लोग मर रहे हैं, हमको कौन देखेगा। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, प्रोलेटेरिएट जिनको बोला जाता है, सर्वहारा, उनको कौन देखेगा, उनको उठाओ। तो वहां पे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो मिड जुलाई मतलब 1835 में इंग्लैंड गए थे। उधर भी कार्ल मार्क्स को लाइब्रेरी मिल गई मैनचेस्टर में, लंदन में, वहां पे वो पढ़ने बैठ गए। तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे, ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने बुक्स पे काम करना शुरू कर दिया, फिलोसॉफिकल बुक्स पे काम करना शुरू कर दिया। हिस्टोरिक मटेरियलिज्म जो है, जर्मन आइडियोलॉजी, यहां पे इन्होंने एक बुक निकाली और जो कि बहुत बड़ी सक्सेस हुई, जिसका नाम था जर्मन आइडियोलॉजी और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत एक लैंडमार्क बुक थी। इसमें चीजों को बड़ी ह्यूमरस तरीके से और बड़ी सटायर मारा गया, मतलब टॉन्ट मारा गया है। मैंने नहीं पढ़ी है दोस्तों जर्मन आइडियोलॉजी, मैंने कार्ल मार्क्स की दोस्तों कैपिटल और उनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है, ठीक है। बाकी उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं, ठीक है। हालांकि हम बायोग्राफी की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे सोर्सेज, अक्सर बच्चे पूछते हैं मुझसे सोर्सेज क्या है। दोस्तों एक्चुअली बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज मैं देखता हूं, न्यूज़पेपर डेली पढ़ने होते हैं, 3-4 न्यूज़पेपर मैं स्कैन करता हूं और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो उन सबका कंक्लूजन मैं आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है। ये चीज है, किसी एक बुक से ये नहीं रहता है। हाँ, कुछ कुछ में एक बुक से रहता है, वो मैं आपको सोर्सेज दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन कुछ में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स,
ये भी रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी दे जाते हैं जर्मन आइडियोलॉजी में। और उसके बाद जो इन्होंने 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो लिखी थी, इन्होंने एक बात बोल दी, साइंटिफिक मेटीरियलिस्टिक, साइंटिफिक मेथड से भैया सोशलिस्ट का यहां पे जो प्रोलेटेरियन मूवमेंट आएगा, मतलब साइंटिफिक मेटीरियलिस्टिक जो स्टैंड पॉइंट है, जो सेंटर है, साइंटिफिक मेटीरियलिस्टिक सर्वहारा वर्ग जो है वो खड़ा होगा। और हमको जो है ये कोर कंसेप्ट था। अच्छा, ये साइंटिफिक मेटीरियलिस्टिक क्या होता है, चलिए इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। माइंड को थोड़ा सा साइड में रखे, ऐसे मेथड्स अपनाओ भैया जिसमें साइंटिफिक रियलिटी हो, मशीन्स को बनाओ। जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते थे, तो ऐसे मेजर्स को भी नहीं मारेंगे। अब आपको पता ही कि हर रिलीजन माइंड की बात करता है, कॉन्शियसनेस की बात करता है, ठीक है ना, सोल की बात करता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, प्रैक्टिकल रहो, साइंटिफिक मटेरियलिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, साइंस पे ज्यादा हम डिवोट करेंगे, इतना ज्यादा रिलीजन पे नहीं, ठीक है। इनडायरेक्टली यही है, खैर इसको भी मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। थॉट्स पे हम अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो इन्होंने ये बुक लिखी और जो इन्होंने इस तरह के आइडियाज दिए, इनका सबसे फेमस पैम्फलेट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स और एंगल्स ने जो मिल के लिखा था, उसकी नींव रख दी, ठीक है ना। अब भैया ये पूरा एनालिसिस था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यहां पे कम्युनिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी है, लेकिन कैपिटलिज्म के बारे में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस है, एनालिटिकल अप्रोच टू क्लास स्ट्रगल, पूरा डाइसेक्शन किया था इसमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। उसके बाद दोस्तों 1847 में कम्युनिस्ट लीग भी इन्होंने बना ली थी, ठीक है। तो ये भैया पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कार्ल मार्क्स की, और ये बेसिकली लीग ऑफ जस्ट प्लस कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कमिटी, इन दोनों को मिला के कम्युनिस्ट लीग बनाई गई थी। कम्युनिस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कमिटी जो थी वो ब्रुसेल्स में थी, जिसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो थे वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। तो दोनों को मिला के कम्युनिस्ट लीग बनाई गई थी 1847 में। और यहीं पे 1848 और 1849 में रेवोल्यूशंस चालू थे भैया, ठीक है। तो पूरे यूरोप में ये फैलने लगे थे। इसके बाद